बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स लाइन, दैट इज काइनेमेटिक्स। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी चैप्टर नंबर 2 की। लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज को देखा था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखें। एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है वो वही उन टॉपिक से रिलेटेड हैं जिन टॉपिक पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा इनके बारे में। शॉर्टली मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन है, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बयान करूं तो ऐसी मोशन कि अगर कोई कार, इमेजिन करें अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ट्रांसलेटरी मोशन में होगी तब तक जब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहे। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमेशा सर्कुलर पाथ पर ही मूव करता रहे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ में मूव करता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेटरी मोशन है। इसकी डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन की क्या है? द मोशन इन विच बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। मैंने डायरेक्शन की बात की, रोटेशन क्या है? इस कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अलोंग अ लाइन मूव करे विदाउट एनी रोटेशन तो वो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अब अलोंग अ लाइन, वो लाइन सर्कुलर लाइन भी हो सकती है, वो लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो लाइन कर्व्ड लाइन भी हो सकती है। डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। लेकिन जो भी लाइन हो, सर्कुलर है तो सर्कुलर में ही मूव करता रहे, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहे विदाउट एनी रोटेशन। और द लाइन में भी स्ट्रेट एंड कर्व, ये यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखा लेकिन बुक में है, याद रखिएगा। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, या स्ट्रेट हो या कर्व हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल इसकी देख लेंगे जल्दी से। राइडर मूविंग इन अ फेरिस व्हील है और कार मूविंग स्ट्रेट पाथ ट्रांसलेटरी मोशन। आपको मालूम है, आप अगर पार्क में गए हो आपने देखा होगा फेरिस व्हील को जिस तरह से। तो इसमें जो राइडर्स बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं इनकी मोशन सर्कुलर है, बिल्कुल ये अपने सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और अपनी रोटेशन कोई अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे। रोटेशन विदाउट रोटेशन ये मोशन है और कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है ट्रांसलेटरी मोशन। इसी तरह अगर कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट एनी रोटेशन और स्ट्रेट लाइन में मूव करती जा रही है तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल आ जाती है। क्वेश्चन में तो क्या है, गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। कि ना सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की बल्कि ट्रांसलेटरी मोशन की वेरियस टाइप्स की भी आप एग्जांपल दे तो आप जानते हैं कौन सी 3 टाइप्स थी ट्रांसलेटरी मोशन की? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। ये तीनों आपको मालूम है। इनकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, हमने वीडियो में डिस्कस किया, वहाँ पर जाकर एग्जांपल्स उठाए उनकी और यहाँ पर आप लिख लें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2.3 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। 5 पार्ट्स हमारे पास और उन सब को हमने डिफरेंशिएट करना है। पहला पार्ट देखिए, रेस्ट एंड मोशन। तो जब भी डिफरेंशिएट का वर्ड आ जाए तो आपने समझ लेना है कि आपने दो चीज़ों का डिफरेंस देखना है। तो आपने एक कॉलम टाइप सा बना लेना है। एक साइड में आपने लिखना है रेस्ट, दूसरी साइड में आपने लिखना है मोशन। अब क्योंकि रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन भी है, रेस्ट एंड मोशन की एग्जांपल भी है, तो हम दरमियान में रेस्ट एंड मोशन के बिल्कुल मिड में लिखेंगे हम डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन के ऊपर भी और नीचे भी हम लाइन लगा देंगे। याद रहे ये लाइन डेफिनेशन जहाँ लिखा है उसको कट ना करें ताकि हमारी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। क्योंकि बोर्ड में प्रेजेंटेशन का आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात मार्क्स लिखने के उतने नहीं होते जितने प्रेजेंटेशन के होते हैं। तो बहरहाल टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। डेफिनेशन देखते हैं रेस्ट की। इस तरह से प्रेजेंटेशन पहले कर लें, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे रेस्ट की। रेस्ट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? A body is said to be at rest if it does not change its position with its surrounding। कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में होगी जब तक अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल, आप किसी रूम में एंटर होते हैं, दो पर्सन बैठे हुए हैं, एक पर्सन मूव कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो टेबल पे बैठा। आप मूविंग पर्सन से पे कहेंगे कि टेबल पे बैठा हुआ पर्सन रेस्ट में है या मोशन में? तो जाहिर है वो रेस्ट में है, क्योंकि उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो रेस्ट पर है। इसी तरह
अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो मोशन में कहलाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगेन एग्जांपल आपने लगाई तो एग्जांपल के नीचे आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन करनी है, इस तरह से एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट जाएगा प्रेजेंटेशन का भी और जो आपने लिखा हुआ है उसका भी। तो रेस्ट की मोशन ईजी है। बुक लेंगे ऑन अ टेबल इज एट रेस्ट। अगर टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी है तो वो रेस्ट में होगी। इसी तरह अगर कोई पर्सन है वॉक कर रहा है तो वो मोशन में होगा। तो यह हो गया रेस्ट एंड मोशन। एग्जांपल और डेफिनेशन ही हमने इसमें पढ़ी थी तो हमने इसको कॉलम में लिख दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन है, इजी है। सर्कुलर और रोटेटरी को हम बाद आम लाइफ में हम इसको मिक्स कर देते हैं, लेकिन इसका अगर एक कॉन्सेप्ट अगर आप सही तरह समझ लेते हैं तो आप इसको मिक्स नहीं कर पाएंगे। सर्कुलर रोटेटरी में फ़र्क ये है कि रोटेटरी में चीज़ मूव तो सर्कुलर पाथ में ही करती है, लेकिन अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी अपने एक्सिस के आगे पीछे मूव करती है। यानी रोटेटरी मोशन में कोई फिक्स पॉइंट होगा जिससे वो चीज़ अटैच होगी और उसके साथ मूव करेगी। जैसे आप सीलिंग फैन देख लें तो सीलिंग फैन रोटेटरी मोशन है, सर्कुलर नहीं है, क्योंकि ये अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है। इसी तरह सर्कुलर मोशन में एक्सिस नहीं आ जाता। कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो सर्कुलर मोशन है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सर्कुलर इन सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन होगी। इस तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में तो मूव करता है लेकिन अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करता है तो रोटेटरी मोशन होगी। और इसी एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करने की मोशन को हम स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं। तो याद रहे, अगर आप किसी को पूछे कि रोटेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या है तो स्पिनिंग मोशन दूसरा नाम है रोटेटरी मोशन का। तो द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेटरी मोशन, कि अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग स्पिन अगर कोई बॉडी करे। आपने देखा होगा जब आप पुराने ज़मानों में या अभी भी बच्चे लट्टू से खेलते हैं, जब वो घुमाते हैं तो वो अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग स्पिन हो रहा होता है। स्पिनिंग मोशन है अपने एक्सिस के अबाउट, तो वो रोटेटरी मोशन है। एग्जांपल बहुत इजी मैंने आपको बता भी थी कि कार मूविंग इन सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन एंड मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस अ वेरी कॉमन एग्जांपल एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। आपने अगर देखा हो कार का स्टीयरिंग वो भी रोटेटरी मोशन है, और कार का व्हील वो भी रोटेटरी मोशन है, अपने एक्सिस के अबाउट मूव करता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई ऐसी एग्जांपल बताएं जिसमें सर्कुलर और रोटेटरी दोनों आ रही हो। जी, अर्थ सर्कुलर मोशन भी करती है और रोटेटरी मोशन भी करती है। जब अर्थ सर्कुलर मोशन करती है तो हमारे पास सीजन का चेंज देखने का आता है, विंटर समर वगैरह। और जब अर्थ रोटेटरी मोशन करती है तो हमारे पास दिन और रात में चेंज देखने को नजर आता है। मैं आपको पहले भी बता चुका, याद रहे सर्कुलर और रोटेटरी मोशन जब कॉमन आ जाते हैं वो एक ही एग्जांपल है, वो है मोशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, बहुत ही अहम। हम जानते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस क्या चीज़? जी, कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट उनके दरमियान का जो लेंथ होगी वो हमारा डिस्टेंस होगी। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज डिस्टेंस। अब इस लेंथ पे, ये जो लेंथ ऑफ अ पाथ मैंने डिस्टेंस में बताई, इस लेंथ को कवर करने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। मैं स्ट्रेट चला जाऊँ, मैं कर्व्ड होके जाऊँ, मैं जंप करके जाऊँ, डिफरेंट वेज हैं। लेकिन जो शॉर्टेस्ट वे होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वही दो पॉइंट, उन दो पॉइंट के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? जी, अगर आप कार पे मूव करते हैं तो आप डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर आप एरोप्लेन में मूव करते हैं तो आप जी ऑब्वियसली आप डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, क्योंकि जब आप कार में ट्रेवल करेंगे तो आपको रोड्स पर रुकना पड़ेगा, आपको लेफ्ट राइट मुड़ना भी पड़ेगा। लेकिन जब आप एरोप्लेन पे मूव करेंगे तब आप स्ट्रेट ही जाएंगे, आप मुड़ेंगे भी तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप पार करें, आपको मुड़ना नहीं पड़ा, आप स्ट्रेट जा रहे हो, आप जल्दी पहुंच रहे हैं एरोप्लेन से। तो ट्रैवलिंग इन कार इज अ डिस्टेंस एंड ट्रैवलिंग इन एरोप्लेन
इस डिस्प्लेसमेंट। क्वांटिटी की भी बात आ जाती है। स्केलर और वेक्टर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी और उनमें कहा था कि थ्रू आउट इस नाइन्थ क्लास से आगे थ्रू आउट जो भी हम नई डेफिनेशन पढ़ेंगे हम उसको स्केलर और वेक्टर इन दोनों में से डिफरेंशिएट भी करेंगे कि क्या वो क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो डिस्टेंस को हमने स्केलर बोला था जबकि डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर क्वांटिटी बोला था। ऐसा क्यों बोला था ये डिटेल व्यू की बात है, ये मैं आपको बता चुका। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लेक्चर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दरअसल सेम ही है, सिर्फ फर्क डायरेक्शन का आ जाता है। जब हम डायरेक्शन ले आते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। स्पीड और वेलोसिटी की फार्मूला डिफरेंट है, क्वांटिटी ये दोनों डिफरेंट है डायरेक्शन की वजह से, लेकिन इनकी यूनिट सेम है। यूनिट सेम हमें बताता है कि स्पीड और वेलोसिटी दरअसल है एक ही चीज़, लेकिन डायरेक्शन जब हम इंक्लूड कर दे स्पीड के अंदर तो वो वेलोसिटी बन जाती है। तो स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम, ये समझने वाली बात है। यूनिट का मतलब है 1। अगर आप 1 मीटर ट्रेवल करते हैं 1 सेकंड में तो आपकी स्पीड भी 1 मीटर पर सेकंड ही होगी। ये डेफिनेशन इस बात को बता रही है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसी तरह वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, रेट का क्या मतलब? मैंने आपको बताया था जब भी रेट का वर्ड यूज आ जाए तो याद रहे वो क्वांटिटी टाइम से डिवाइड हो। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करे किया तो स्पीड आ गई। ये फार्मूला हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जब भी रेट का वर्ड इंक्लूड हो जाए तो आपने याद रखना है वो क्वांटिटी टाइम से डिवाइड हो। तो स्पीड में डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो जब डायरेक्शन नहीं रिक्वायर्ड तो स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ गई। स्पीड में अगर डायरेक्शन ऐड कर दूं तो ये वेक्टर भी बन जाएगा और इसको हम नया नाम भी दे देते हैं वेलोसिटी। तो ये हमारा डिफरेंशिएट स्पीड एंड वेलोसिटी का कंप्लीट हो गया। आइए फर्दर मूव करते हैं। लीनियर रैंडम मोशन। लीनियर नाम से ही जाहिर है, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, रैंडम मोशन यानी इरेगुलर मोशन। रैंडम नाम ही जाहिर का है, रैंडम मोशन है, इरेगुलर मोशन है, डिसऑर्डर्ड मोशन है। तो लीनियर मोशन की डेफिनेशन भी यही है कि स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज लीनियर मोशन, सिंपल। रैंडम मोशन, डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रैंडम मोशन, वेरी सिंपल। एग्जांपल देख लें, कार मूविंग स्ट्रेट रोड, ट्रांसलेटरी मोशन भी है, लीनियर मोशन भी है। अब लीनियर मोशन क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन टाइप थी तो आप देख लें कार मूविंग स्ट्रेट रोड, ये लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी भी है, अनलेस और अनटिल ये कार स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहे। रैंडम मोशन, एग्जांपल मोशन ऑफ क्रो और अ बटरफ्लाई। रैंडम मोशन है, इरेगुलर मोशन है, या मोशन ऑफ स्मोक, सिगरेट का स्मोक आपने देखा हो तो वो भी इरेगुलर होता है, वो भी रैंडम मोशन की एग्जांपल ही आ जाती है। और रैंडम मोशन इज आल्सो टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, तो एग्जांपल इसकी ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की ही एग्जांपल है। स्केलर एंड वेक्टर्स, वो अब फाइनली हम उन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं जिनकी बेस में हमने हर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया है। स्केलर एंड वेक्टर, मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड आ जाए स्केलर, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाए वेक्टर। स्केलर क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी which can be completely described by its magnitude is called scalar। तो खाली अगर मैग्नीट्यूड से किसी क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एग्जांपल भी इसकी यही है, मैथ, लेंथ, टाइम, ये में हमारे पास स्केलर आ जाती है क्योंकि इनमें हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि वेलोसिटी में फोर्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के लिए हमें जाहिर है डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, तीनों चीज़ों के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, तो वह वेक्टर है। अब नीचे मैंने लिखा है रिलेशन। रिलेशन बहुत ज़रूरी है स्केलर और वेक्टर का। याद रखिएगा तमाम बेस क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज
वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपने पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल बेस क्वांटिटीज आर स्केलर्स एंड ऑल ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर वेक्टर्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। तो फाइनली तमाम डिफरेंस हमने देख लिए। आई होप तो आपको ये लेक्चर सही तरह समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।